दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 15 जून के बाद मुखिया जी का पावर खत्म कर दिया जाएगा तथा पंचायत में चल रहे विकास कार्यों का अधिकार अधिकारियों को दे दिया जाएगा। यह खबर के अनुसार बिहार में कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। इसी को देखते हुए पंचायती राज विभाग एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। यह बहुत जल्द इस अध्यादेश पर सरकार की मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि 15 जून से पहले नया निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद सहित त्रिस्तरीय पंचायत समिति के अधिकार बीडीओ, डीडीसी और डीएम को दे दिया जाएगा। साथ ही साथ पंचायती राज का काम जिलों के डीएम के नीचे वाले पदाधिकारियों में बांटे जाएंगे। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोग अब घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा जाति, आय, आवासीय और ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। साथ ही साथ आवेदन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आपको बता दूं कि बिहार में ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने से पहले आपको जाति और आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। इसके बाद आप ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी योजना और फिर नौकरियों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप भी यह सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप serviceonline.bihar.gov.in पर विजिट करें और फिर वहां से जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन करें। दोस्तों बिहार में कोरोना की दूसरी लहर युवाओं पर सबसे ज्यादा अटैक कर रही है। जी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में यहां 21 से 50 साल के लोग सबसे अधिक मरे हैं। जी तथा सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कोरोना सबसे ज्यादा 21 से 50 साल के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कोरोना के इस संक्रमण से पटना में अकेले अब तक 910 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी उम्र 21 से 50 साल के बीच थी। वहीं कोरोना से संक्रमित होने वाले 50% लोग 21 साल से 45 साल के बीच हैं, जबकि 22% 45 साल से 60 साल के लोग हैं और 14% लोग 20 साल या फिर इससे कम उम्र के लोग हैं। वही मात्र 10% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर बिहार के युवाओं को सबसे ज्यादा शिकार बना रही है, जो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। ऐसे में युवाओं को भी सावधान रहने की जरूरत है तथा मास्क लगाना और कोरोना गाइडलाइंस के नियमों के पालन करने की जरूरत है। दोस्तों देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। स्थिति यह हो चुकी है कि लोगों को इलाज मिलने में भी कठिनाई हो रही है। कई सितारे इस खतरनाक बीमारी के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जी वही यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों फैंस फॉलोइंग वाले अभिनेता राहुल वोहरा का कोरोना से रविवार सुबह निधन हो गया। 23 घंटे पहले ही राहुल ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को टैग करते हुए लिखा था और उसमें लिखा था कि मुझे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता तो मैं भी बच जाता। जब तुम्हारा राहुल वोहरा, जल्दी जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा। अब हिम्मत हार चुका हूं। आपको बता दूं कि अपने लिए राहुल वोहरा 5 दिन पहले ऑक्सीजन बेड की गुहार लगा रहे थे। जी ऑक्सीजन लेवल हर रोज गिरता जा रहा था। जी उन्होंने लिखा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, एडमिट हूं, लगभग 4 दिनों से कोई रिकवरी नहीं हुई है। क्या कोई ऐसा अस्पताल है जहां ऑक्सीजन बेड मिल जाए? मेरा ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता जा रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। मैं बहुत मजबूर होकर यह पोस्ट लिख रहा हूं क्योंकि घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इस फेसबुक पोस्ट लिखने के बाद वे अब इस दुनिया से अलविदा हो चुके हैं। जी हां, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। जी हाल ही में उन्होंने एम्बुलेंस को लेकर खुलासा करके राजीव प्रताप रूडी को घेरा था। इसके बाद बिहार की राजनीति गर्म है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने पीएम केयर से मिले 600 वेंटिलेटर में एक भी चालू नहीं होने का भी आरोप लगाया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसमें हुई लापरवाही पर अधिकारियों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इधर सारण से अमनोर के सीईओ ने जाप अध्यक्ष पप्पू यादव के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज करा लिया है। एम्बुलेंस मामले को लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, उनके करीबी और दामाद पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने गाली गलौज भरा एक ऑडियो भी सुनाया।
दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना का पहाड़ टूट पड़ा है। जी हां, इस जानलेवा महामारी के कारण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 17 प्रोफेसर की मौत हो चुकी है। जी हां, इनमें कई शिक्षकों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। ऐसा पहली बार है कि विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों की इतनी संख्या में मृत्यु हुई हो। जी हां, हैरान कर देने वाली बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गैर शिक्षक और कर्मचारियों को मिलाकर 45 लोगों ने दम तोड़ दिया है। जी हां, वही यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने मौतों को लेकर सीबीआई या फिर रिटायर्ड जजों से जांच कराने की मांग उठाई है। फैजुल हसन ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 20 से 25 दिनों में 2 दर्जन से अधिक प्रोफेसरों की जान चली गई है। इस कोरोना की वजह से इसकी जांच किया जाए। दोस्तों, कोरोना महामारी से निपटने के लिए रूस भारत का एक बड़ा मददगार बना है। इस बीच एक अनुमान के मुताबिक देश में अगले साल 31 मार्च 2022 तक करीब 36 करोड़ भारतीयों को रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी लग चुकी होगी। मई 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच भारत में करीब 361 मिलियन वैक्सीन यानी कि करीब 36 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन का इंतजाम सुनिश्चित हो चुका होगा। भारत में वैक्सीन के इंतजाम से जुड़े अधिकारियों के हवाले से जानकारी सामने आई है। इसी महीने की शुरुआत में 1 मई को भारत को पहली खेप में स्पुतनिक वी की 15 लाख डोज मिल चुकी है। दूसरी खेप भी जल्द ही आने वाली है। 3 महीने में आने वाले डोज की बात करें तो कुल मिलाकर भारत को स्पुतनिक वी की 1 करोड़ 80 लाख डोज मिलने जा रही है। मई में 30 लाख, जून में 50 लाख और जुलाई में 1 करोड़ वैक्सीन मिलनी है। दोस्तों, बिहार में कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना सैकड़ों नए मरीज मिल रहे हैं। वही संक्रमण की चपेट में आकर लोगों की जान जा रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकार लगातार लोगों से जागरूक रहने की अपील कर रही है। इधर लोग भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और अपनी ओर से कोरोना से बचाने के लिए पहल भी कर रहे हैं। कोरोना से बचने की ऐसी ही एक पहल की है बिहार के गया जिले में। बिहार के गया जिले के बोधगया प्रखंड के बकरोड़ा पंचायत के बसंतपुर गांव के लोगों ने यह पहल की है। ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश द्वार पर नोटिस चिपका रखा है। यह नोटिस में साफ शब्दों में कहा गया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के गांव में आने पर पूरी तरीके से रोक है। द्वार के अलावा गांव के कई घरों से बाहर भी लोगों ने नोटिस चिपका रखा है। यह गांव में बिना मास्क के आने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही शादियों में भी बिना मास्क के आने जाने पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कहा है कि कई बार शादी टाली जा चुकी है। ऐसे में अब शादी टालना उचित नहीं है। यह शादी के लिए बोधगया थाने से परमिशन ली गई है। दोस्तों, एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टल गया है। सीडब्ल्यूसी ने कोरोना की लहर की वजह से यह फैसला लिया है। हालांकि पहले से तय डेडलाइन के मुताबिक सीडब्ल्यूसी की बैठक में जून में चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। चुनाव समिति के कार्यक्रम के मुताबिक 23 जून को अध्यक्ष का चुनाव करवाने का प्रस्ताव केसी वेणुगोपाल ने दिया था। लेकिन अशोक गहलोत ने कोरोना की भयावह स्थिति का हवाला देकर कहा कि ऐसी हालात में फिलहाल चुनाव करवाना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, कोरोना संकट में बिहार के शिक्षकों के बकाये वेतन भुगतान को लेकर राशि जारी की जा रही है। आज एक बार फिर से राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए वेतन के लिए राशि जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में महालेखाकार को जानकारी दी है। दोस्तों, बिहार में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। इस बीच मौसम ने भी करवट बदली है। बारिश और वज्रपात से भी आफत की शुरुआत हो गई है। पिछले कुछ ही घंटों में 7 लोगों की जान चली गई है। इस वज्रपात की वजह से, जबकि आधा दर्जन लोगों के झुलसने की बात सामने आ रही है। जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार का मौसम काफी तेजी के साथ बदल रहा है, जिसके चलते 12 मई तक कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। रविवार और सोमवार को वज्रपात से अब तक 7 लोगों की जान चली गई है। कल सोमवार को पटना में 2 लोगों की जान ठनका गिरने से गई है, वज्रपात की वजह से गई है। जबकि सुपौल, दरभंगा, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में वज्रपात से एक लोगों की जान गई है। उधर कटिहार जिले के बारसोई थाना क्षेत्र में रविवार को वज्रपात से एक किशोरी की जान चली गई, जबकि इस घटना में आधा दर्जन अन्य लोग भी झुलस गए। जख्मी हालात में उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह बताया जा रहा है कि कटिहार के जफरपुर गांव के रहने वाले कुछ किशोर महानंदा नदी के किनारे घोगा चुन रहे थे। इस दौरान तेज बारिश के साथ वज्रपात हुआ। इस घटना में एक किशोर की जान चली गई, जबकि 6 अन्य झुलस गए। आपको बता दें कि बिहार के मौसम विभाग ने 12 मई तक के लिए राज्य के कई जिलों में बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में 1-2 जगह पर गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है।
दोस्तों, बिहार के सीवान संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से जो व्यवहार किया गया, उससे शहाबुद्दीन साहब के समर्थकों में काफी नाराजगी है। यह तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उनका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीवान में जगह जगह पर उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। इसी कड़े में सोमवार को सीवान के बरहड़िया प्रखंड में स्थित लकड़ी दरगाह के पास शहाबुद्दीन के समर्थकों ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनका पुतला दहन किया है। साथ ही शहाबुद्दीन के समर्थकों ने उनके पुतले की चप्पलों से पिटाई कर डाली। इस दौरान समर्थकों ने पूरे लालू परिवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाए। साथ ही शहाबुद्दीन अमर रहे का भी नारा लगाया गया। दोस्तों, लॉकडाउन लगते ही बिहार के लगभग हर जिले में इंटरनेट डाटा की खपत में 1.5 से 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अभी हर एक जिले में बीएसएनएल, एयरटेल, जियो और अन्य टेलीकॉम कंपनियों को मिलाकर तकरीबन प्रतिदिन करीब 300 टीबी डाटा की खपत जिले में हो रही है। हर जिले में हो रही है। वही 15 दिन के अंदर अलग अलग कंपनियों की 1000 से अधिक ब्रांडेड कनेक्शन लोगों ने लिए हैं। इसमें 500 से अधिक कनेक्शन बीएसएनएल के हैं। अन्य कनेक्शन जियो फाइबर और एयरटेल के हैं। जियो फाइबर में लोगों को 150 MBPS तक की स्पीड मिल रही है। निजी कंपनियों ने कई मोहल्ले में नेटवर्क बिछा रखा है। इसमें टीवी सहित लैंडलाइन कनेक्शन की सुविधा भी लोगों को मिल रही है। बताया जाता है कि दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल सबसे अधिक कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान इंटरनेट की स्पीड कम होने की शिकायतें भी आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का सियासी कद बीजेपी में काफी बढ़ गया और पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी के अलावा बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और मुकुल राय के नाम पर भी चर्चा हो रही थी। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात दी थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया था। दोस्तों, असम में नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया गया है। असम के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उल्फा आई से अपील की है कि वे हिंसा से दूर रहें और शांति प्रक्रिया में शामिल हो। असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटों बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उल्फा आई प्रमुख परेश बरुआ से अपील की है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने परेश बरुआ से अपील की है कि सशस्त्र संघर्ष को दूर करने और फिर राज्य में अस्थायी शांति बहाल करने के हित में वार्ता की मेज पर आने का आग्रह किया है। उन्होंने राज्य में सक्रिय अन्य विद्रोह समूह से अपील भी की है कि वे सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने वाले राज्य और केंद्र दोनों का साथ एक सार्थक शांति वार्ता करें। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हिंसा, अपहरण, जबरन वसूली कभी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। एनआरसी पर पूछे जाने पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एनआरसी में शामिल कुछ नामों के फिर से सत्यापन की आवश्यकता है। इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि 2019 में प्रकाशित मूल रूप से गलत था और चुनाव के बाद एक नई कवायद शुरू होगी। दोस्तों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है। वही देश के बड़े हिस्से में सख्त पाबंदियां लागू है। तमिलनाडु, राजस्थान और पुडुचेरी में सोमवार से 2 हफ्ते तक लॉकडाउन शुरू हो गया है, जबकि कर्नाटक में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 24 मई तक प्रभावी रहेगी। केरल में भी शनिवार से 9 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। पूर्वोत्तर में मिजोरम सरकार ने सोमवार से 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू किया है, जबकि सिक्किम में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 16 मई तक प्रभावी रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने 11 मई से 18 मई तक कड़ा कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले और फिर संक्रमण की दर में कमी आई है, लेकिन महामारी की मौजूदा लहर में किसी भी प्रकार की ढिलाई अब तक हासिल की गई कामयाबी को खत्म कर देगी। इस दौरान मेट्रो ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेगी और सार्वजनिक स्थानों पर विवाह समारोह के आयोजन पर रोक रहेगी। दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट किया और लिखा है कि शहरों के बाद अब गांव भी ऊपर वाले के भरोसे हैं। शहरों के बाद अब गांव भी ऊपर वाले की दया के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले ट्वीट किया था कि देश को पीएम के लिए एक नए आवास की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है।
दोस्तों बिहार में लॉकडाउन की कमी से कई जाने जा चुकी है। लोग सिलेंडर तक के लिए परेशान दिख रहे हैं। मदद के लिए सोशल मीडिया तक का सहारा लिया जा रहा है। कुछ को मिला तो कुछ को नहीं मिला। लेकिन पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में 36 ब्रांड न्यू सिलेंडर अस्पताल परिसर में ही कचरे में मिले हैं। जी ये सभी 36 नए ऑक्सीजन सिलेंडर सिविल सर्जन और बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यालय के बीचों बीच कचरे में फेंके गए हैं। जी हां, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इधर लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, उधर कचरे में पड़ा इतना सारा सिलेंडर बर्बाद हो रहे हैं। इसको लेकर जब पटना के सिविल सर्जन से सवाल किया गया तब उन्होंने हकीकत छुपाने की पुरजोर कोशिश की। कभी उन्होंने कहा कि यह यूज किए हुए सिलेंडर है, तो कभी उन्होंने कहा कि जगह की कमी के कारण स्टोर रूम के बाहर रखा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि इसे इमरजेंसी के लिए रखे गए हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस महामारी के समय ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही है। ऐसे में राजधानी पटना के सिविल सर्जन के कार्यालय परिसर में ब्रांड न्यू ऑक्सीजन सिलेंडर फेंका होना घोर लापरवाही से कम नहीं है। हालांकि जब इस लापरवाही को एक न्यूज चैनल ने सबके सामने लाया तब आनंद फनाने में सभी सिलेंडर को हटा लिया गया। दोस्तों कोरोना काल में राजधानी पटना के अधिकतर लोग घर बैठे विभिन्न वेबसाइटों के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। किराना, सब्जी, फल, खाने से लेकर दवाइयां और मेडिकल के उपकरण तक मंगवा रहे हैं। इसके चलते ऑनलाइन जालसाजी के मामले भी बढ़ गए हैं। साइबर जालसाज अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक ई कॉमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया, कुरियर सर्विस कंपनियों के नाम से ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है। एक अनुमान के अनुसार ऑनलाइन जालसाजी की हर सप्ताह लगभग 40 से अधिक शिकायतें पहुंच रही है। इनमें से ज्यादा शिकायतें देरी से पुलिस के पास पहुंचती है। लॉकडाउन के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। कई लोग बिना अनुभव के ही ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ऐसे लोग जालसाज के जाल में आसानी से फंस रहे हैं। कुछ जालसाज फ्रेंड बनाकर जालसाजी करते हैं। इस वक्त ऑनलाइन खरीदारी बढ़ने के कारण ही साइबर फ्रॉड करने वालों ने कई नामी कंपनियों के नाम से नकली वेबसाइट बना रखे हैं। दोस्तों पीएम किसान के करोड़ों लाभार्थियों के खाते में आज उनकी अप्रैल, जुलाई या फिर 8वीं किस्त आ सकती है। सरकार ने 7 मई तक 11 करोड़ 80 लाख 96,975 लाभार्थियों में से 8 करोड़ 73 लाख 39,127 का एफटीओ जनरेट कर दिया है। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो इससे वंचित हो सकते हैं। यह बहुत से किसान को यह नहीं मालूम है कि अगर उनके परिवार में कोई टैक्स पेयर है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। यह परिवार का आशय पति पत्नी और आवश्यक बच्चे से हैं। यानी कि पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो नंबर 1 पर बताते हैं कि जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं। बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं होते हैं। ऐसे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। दूसरे नंबर पर यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत उसके पिता या फिर दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। नंबर 3, अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर्ड हो चुके हो, मौजूदा या फिर पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर उनके परिवार के लोगों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलता है। नंबर 4, अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है लेकिन उसे 10,000 रुपए महीने से अधिक पेंशन मिलती है वह भी इस योजना का लाभार्थी नहीं हो सकते हैं। वह इनकम टैक्स चुकाने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों लॉकडाउन में लगभग काम धंधे बंद हैं। लोग घरों में कैद है। ऐसे में सीमांचल और मिथिलांचल की सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की कीमत ही लोगों को राहत दे रही है। पिछले माह की तुलना में अभी हरी सब्जियों के भाव में काफी गिरावट आई है। हर तबके के लोग झोला भरकर हरी सब्जियां खरीदारी कर रहे हैं। लॉकडाउन में अगर कहीं भीड़ दिख रही है तो वह हरी सब्जी मंडी में। कीमत कम होने की वजह से लॉकडाउन में गाड़ियों का नहीं चलने की वजह से सीमांचल मिथिलांचल से सब्जियां दूसरे जगहों पर नहीं भेजी जा रही है। इस कारण अप्रैल की तुलना में हर सब्जियों में 10 से 20% तक कीमत में गिरावट आई है। हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक कुमार सिंह ने बताया है कि हरी सब्जियां खाने से इम्यूनिटी बढ़ता है, जो कोरोना से मुकाबला के लिए सुपाच्य है। लॉकडाउन से पहले मंडी में आलू का थोक मूल्य 14 से 1600 रुपए क्विंटल था। अभी तक 1600 रुपए दर है। खुदरा बाजार में आलू की कीमत 17 से 19 रुपए प्रति किलो है। वही प्याज का थोक मूल्य मार्च में 1600 रुपए क्विंटल हो गया है। अभी खुदरा में प्याज 18 से 20 रुपए किलो मिल रहे हैं।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। जहां इन सब के बीच यूपी के फैजाबाद जिले में गांव रजनपुर में एक ऐसे मुस्लिम प्रधान ने जीत दर्ज की है जिस गांव की पहचान बहुसंख्यक गैर मुस्लिम वोटर के रूप में होती है, यानी कि अधिक हिंदू आबादी। जी हां, अयोध्या के रदौली विधानसभा क्षेत्र के मऊ ब्लॉक के रजनपुर गांव में हाफिज अजीमुद्दीन ने हिंदू बहुल क्षेत्र में प्रधान का पद जीतकर यह साबित कर दिया है कि रजनपुर गांव में हिंदू मुस्लिम एकता कायम है। बहुसंख्यक लोग भी अल्पसंख्यक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। आपको बता दें कि मऊ ब्लॉक के रजनपुर गांव में हिंदू बहुल क्षेत्र के लोग एक मुस्लिम व्यक्ति को अपना प्रधान चुना है। हालांकि प्रधान के चुनाव में कई हिंदू प्रत्याशी भी प्रधान का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हिंदुओं ने अपना प्रतिनिधि एक मुसलमान व्यक्ति को चुना। अब इस गांव की चर्चा पूरे जनपद में हो रही है कि हिंदू बहुल गांव में अकेला मुसलमान प्रधान बन सकता है। हाफिज अजीमुद्दीन रजनपुर में अपने परिवार के साथ अकेले रहते हैं। राजनपुर गांव में केवल यही एक परिवार मुस्लिम परिवार रहता है और हिम्मत करके हाफिज अजीमुद्दीन ने प्रधान का पर्चा दाखिल कर दिया और उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि हिंदू बहुल से गांव में हिंदू लोग उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम नफरत की चिंगारी भड़क उठती है, वहीं नफरती लोगों को रजनपुर गांव के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का नाम बड़ा माना जाता है। लालू के जेल जाने के बाद पहली बार बिहार में किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिसे राजनीति का एक बड़ा दांव माना गया था। इस राजनीति के दांव को अब वेब सीरीज महारानी के रूप में पेश किया जा रहा है। रविवार को इस वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया, साथ ही वेब सीरीज के वर्ल्ड प्रीमियर की तारीखों का भी ऐलान किया गया। पहली बार बिहार के किसी बड़े राजनेता की जिंदगी पर बने वेब सीरीज महारानी का वर्ल्ड प्रीमियर 28 मई को सोनी लिव पर किया जाएगा। यह लीड एक्ट्रेस के रूप में हुमा कुरैशी को चुना गया है, जिनके लुक को काफी हद तक राबड़ी देवी की तरह तैयार किया गया है। दोस्तों, बिहार में प्रतिदिन कई घरों में संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण बंटवारे के बाद भी भाई भाई में झगड़ा रहता है। यह झगड़ा कभी कभी हिंसक रूप भी ले लेता है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे संपत्ति बंटवारे के कुछ ऐसे तरीके के बारे में जिससे भाई भाई में कभी भी झगड़ा नहीं होगा और संपत्ति का बंटवारा भी सही तरीके से होगा। जी हाँ, बिहार में संपत्ति का बंटवारा हमेशा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर करना होगा। जी, साथ ही साथ इस पेपर पर जमीन की पूरी डिटेल्स तथा किसे कौन सी जमीन मिली इसकी जानकारी दें। बंटवारा के समय उस स्टाम्प पेपर में सभी पंचों के साथ साथ सभी भाई का हस्ताक्षर जरूर कर लें, इससे भविष्य में झगड़ा नहीं होगा। बंटवारे के बाद आपके हिस्से में जो जमीन या फिर संपत्ति आती है उसकी रजिस्ट्री आप 21 दिन के अंदर जरूर करें, इससे भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। जी, आपको बता दें कि बिहार में पारिवारिक बंटवारे की जमीन रजिस्ट्री शुल्क मात्र 100 रुपए है, इसलिए बंटवारे के बाद रजिस्ट्री जरूर कराएं, इससे जमीन पूरी तरीके से आपकी हो जाएगी और इस पर कभी भी कोई भी दावा नहीं कर सकेगा। दोस्तों, बिहार के कॉलेजों से बीएड करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बीएड इंट्रेंस की डेट को बढ़ा दिया गया है। जी हां, अब अभ्यर्थी 30 मई तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले बीएड इंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मई थी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार में राज्य स्तर पर बीएड इंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाने का फैसला किया गया है। जी हां, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप 30 मई तक आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लें। आपको बता दें कि कुल 33,000 सीटों पर नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 15 जून को ली जाएगी। इसके बाद मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोग अब अपने जमीन खेत मकान का रसीद ऑनलाइन के दौरान निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने इसकी पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। राज्य में बहुत से लोग इसका लाभ ले रहे हैं और प्रतिमाह अपनी जमीन खेत मकान का लगान भरकर नया रसीद काट रहे हैं। जी हाँ, बिहार में जमीन खेत का रसीद काटने के लिए आपको बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट भूलगान.बिहार.gov.in पर होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें जमीन मालिक का नाम, जिला का नाम, अपनी पंचायत का नाम, प्लॉट नंबर, मौजा का नंबर सही भरना होगा। फॉर्म को सही भरने के बाद आपको ऑनलाइन भुगतान पर क्लिक करना होगा। आपको ऑनलाइन के द्वारा पेमेंट देना होगा। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा इसके बाद आपके सामने लगान रसीद लिखा हुआ आएगा, जिसे आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं।
दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी कोरोना जांच रिपोर्ट की पड़ताल करें तो फिर पटना में हर तीसरा आदमी कोरोना संक्रमित है। जी इससे सरकार की परेशानी बढ़ गई है तथा सरकार अलर्ट हो गई है। जी खबर के मुताबिक पटना में हो रहे कोरोना जांच में हर तीसरा सैंपल पॉजिटिव निकल रहा है। इससे लोगों की डर की भावना उत्पन्न होने लगी है तथा लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जी दिन प्रतिदिन पटना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें कि पटना में पिछले 6 दिनों में 77% की रफ्तार से कोरोना केस बढ़े हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3665 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि पटना के अस्पतालों में कई लोगों की जान भी कोरोना की वजह से चली गई है। जब मिली जानकारी के अनुसार बिहार में जितने भी एक्टिव केस हैं उसका करीब 20% सिर्फ पटना में ही है। जी पटना में प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके कारण पटना के अस्पताल भी ओवरलोड चल रहे हैं। दोस्तों चलिए अब थोड़ी सी याद करते हैं देश की आजादी में अपनी प्राण निछावर करने वाले देवबंद के वीर शहीद के बारे में। जी हाँ, मुल्क की आजादी की लड़ाई में देवबंद और दारुल उलूम के उलेमा का भी बड़ा योगदान रहा है। जी हाँ, देश की आजादी के मतवाले यहाँ भी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झुलस गए थे। 1857 की क्रांति में फिरंगियों ने उलेमा समेत 40 सूरवीरों को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। जी हाँ, जिसमें अंग्रेजों के हथियार लूटने वाले एक गुरु शिष्य भी खुशी खुशी फांसी के फंदे पर लटक गए थे। जी हाँ, 1857 की क्रांति की वर्षगांठ पर देश मुल्क की आजादी के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते अपने सरों को बलिदान करने वालों में देवबंद के सूरवीर भी शामिल है, जिन्होंने अंग्रेजी सेना को शामली के ऐतिहासिक मैदान में नाकों चने चबाने को मजबूर करके क्रांति का बिगुल फूंका था। जी हां, उलेमा ने आजादी के लिए न सिर्फ आंदोलन चलाए बल्कि अपनी जान भी न्यौछावर करके बेमिसाल कुर्बानियां दी। मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोई के नेतृत्व में उलेमा के जत्थे ने शामली के मैदान में जंग लड़ी। इस जंग का उद्देश्य अंबाला से मेरठ और दिल्ली जाने वाले अंग्रेजों की रसद के रास्ते को खत्म करना था। इस लड़ाई में उलेमा ने अंग्रेजों को करारी शिकस्त देते हुए फतेह हासिल की। इस लड़ाई को इतिहास में शामली मार्को नाम से जाना जाता है। इसके बाद उलेमा द्वारा साल 1866 में देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना की गई। इस संस्थान की स्थापना का मकसद धार्मिक शिक्षा के साथ ही अंग्रेजों के नजर से बचाकर ऐसे क्रांतिकारी पैदा करना था जो बिना भेदभाव और नस्ल के अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर सके। जी मौलाना कासिम के बाद हाजी अब्दुल हुसैन, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना रफीउद्दीन उस्मानी, मौलाना जुल्फिकार और मौलाना वहीउद्दीन का आजादी की लड़ाई में खासा योगदान रहा। जी उधर जहां 1857 की क्रांति में देवबंद के उलेमा समेत 40 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया, वही साल 1863 में सोमदत्त त्यागी और उनके शिष्य जावेद अख्तर को अंग्रेजी हथियार लूटने के आरोप में फांसी की सजा दी गई। इतिहासकारों के मुताबिक 1863 में जब देवबंद के रास्ते अंग्रेजों द्वारा सहारनपुर हथियार ले जाए जा रहे थे, तब गुरु शिष्य ने अंग्रेजों से हथियार लूट लिए, लेकिन इस दौरान वे पकड़े गए। उस समय देवबंद निवासी जावेद की उम्र 18 साल थी, जिसे देखते हुए अंग्रेजों ने माफी मांगने पर उसकी सजा माफ करने को कहा, लेकिन जावेद ने माफी नहीं मांगी। उसके बाद दोनों गुरु शिष्यों को अंग्रेजों ने देवी कुंड के मैदान में फांसी दे दी। अब उस स्थान पर शिलापट स्थापित है जहां जंग आजादी के दीवानों को याद किया जाता है। दोस्तों, बिहार में एक सप्ताह में कोरोना वैक्सीन की दूसरा डोज लेने वाले लोगों की संख्या पहला डोज लेने वालों से अधिक हो गई है। जी अब बिहार में 16 जनवरी से टीकाकरण आरंभ किया गया है। दूसरा डोज शुरू होने के बाद भी उतनी संख्या में लोग हर दिन नहीं पहुंच रहे थे। जी जितना पहला डोज लेने वाले आए, अभी तक ये देखा जा रहा है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर को टीका दिया जा रहा है। दोस्तों 11 मई से 13 मई तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। जी हां, भारत के मौसम विज्ञान ने इसकी जानकारी दी है। जी हां, विभाग के अनुसार अरब सागर की ओर से आने वाले तेज हवा के चलते उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश होने की संभावना है। जी हां, विभाग ने बताया कि 12 और 13 मई को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो सकती है। 12, 13 और 14 मई को राजस्थान और आसपास के इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सोमवार और मंगलवार को मौसम में बदलाव हो सकते हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में बुधवार को अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा देर तक बारिश हो सकती है। जी पिछले 24 घंटे में केरल में कई जगहों पर बारिश हुई, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। जी तेज हवाओं और हल्की बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। जी इससे पहले रविवार को उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं
राजस्थान, पूर्व मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल और बिहार के पूर्वी भाग में हल्की बारिश हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार के दिन औसत आयु गुणवत्ता सूचकांक 173 के अंक पर रहा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3 दिनों के बीच हवा की गुणवत्ता का स्तर इसके आसपास बना रहेगा। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के कारण किसी की सगाई टूटी तो दूसरी ओर होटल, मैरिज हॉल की बुकिंग रद्द हुई। यह अप्रैल से लेकर मई तक शादी विवाह के कई शुभ मुहूर्त होने के बावजूद संक्रमण के डर से लोगों ने शादियों की तिथियों में बदलाव किया है। जहां मई में होने वाले अधिकतर शादियां रद्द करा दी गई है। जहां बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण की दूसरी चैन को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शादी टालने के लोगों से अपील की थी। उनकी बातों को लोगों ने माना, अमल किया, जिसका असर हुआ है कि शादी के शुभ मुहूर्त होने के बावजूद भी तिथियों में बदलाव हो रहा है। जी हां, पटना शहर के नामचीन होटलों में भी संक्रमण के कारण लोगों ने मई की बुकिंग को रद्द करके तिथि को आगे बढ़ाने की अनुरोध किया है। जी हां, होटल मोरिया के राकेश कुमार ने बताया कि मई में शादी को लेकर कई बुकिंग थी, लेकिन आधे से अधिक बुकिंग लोगों ने रद्द करा दी है। दोस्तों, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस पर तकरार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कोरोना संक्रमण से सांसद फंड से खरीदी गई गाड़ी को छुपाकर रखने का खुलासा किया। जी हां, इस खुलासे के बाद बिहार की राजनीति में गर्माहट तेज हो गई है। बीजेपी सांसद के भद्द पीटने के बाद बीजेपी के एक समर्थक ने पप्पू यादव पर केस दर्ज करा दिया है। पप्पू यादव पर सारण के अमनोर थाना में केस दर्ज होने पर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी के संसदीय मद से खरीदी गए एम्बुलेंस को छिपाकर रखने के मामले को उजागर किया। इस संकट की ओर से लोगों को सरकार की ओर से फ्री में एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने के बजाय एम्बुलेंस की दरें तय करती है। यह दूसरी ओर इतनी संख्या में पड़े एम्बुलेंस का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए सारण के अधिकारी एवं भाजपा सांसद को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पप्पू यादव के बजाय सांसद पर मामला दर्ज होना चाहिए था। यह सांसद राजीव प्रताप रूडी का ड्राइवर नहीं होने का बहाना बनाया गया, जो पूरी तरीके से बकवास है। दोस्तों, बिहार में दूसरी लहर के संक्रमण के आंकड़ों ने गोता लगाना शुरू कर दिया है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा नए संक्रमितों के आंकड़ों का ग्राफ कई राज्यों में स्थिर हो गया है या नीचे की राह पकड़ चुका है। जनसंख्या की दृष्टि से बड़े 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बीते 2 दिनों के मुकाबले संक्रमण के नए मामलों में रविवार को गिरावट दर्ज की गई है। राहत की बड़ी खबर उत्तराखंड से भी आई है, जहां शनिवार को 8,390 के मुकाबले रविवार को संक्रमण के 5,890 नए मामले दर्ज किए गए हैं। छोटे से राज्य में एक दिन में 2500 मामले की कमी बड़ी बात है। आपको बता दें कि कुंभ मेले के दौरान और उसके बाद राज्य में संक्रमण का विस्फोट हो गया था। जिन राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी रविवार को नए संक्रमितों के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। जिन दूसरी लहर से जूझते राज्यों में गिरता संक्रमण का ग्राफ राहत भरा और अच्छा संकेत है। लॉकडाउन पाबंदियों में सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। जिन कुल मिलाकर मिशन ब्रेक द चैन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। संक्रमण के नए मामले में सबसे बड़ी गिरावट केरल में दर्ज की गई है। जहां केरल में एक दिन में 6,000 से अधिक केस घट गए हैं। गुजरात और बिहार में भी इसी तरीके का ट्रेंड है, जहां पिछले 2 दिनों में कोरोना के मामले घट रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश में एक दिन में गिरावट का आंकड़ा 550 का है। कर्नाटक में संक्रमण की नई लहर चिंता का विषय बनी हुई है। यहां कल 47,930 मामले सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 48,401 का है। जहां आशंका है कि कर्नाटक बढ़ते मामलों में महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।